जी, so in the first part of this aromatic compounds, we discuss about the electrophilic substitution reactions, and then we started about the nucleophilic aromatic substitution reactions. तो जिसको आवाज ना आए जरा मुझे कंफर्म कर दें. Can you listen? जी. ओके, अपने बेटा माइक ऑफ कर लें. माइक ऑफ कर लें. So then we'll start. Just a moment. This slide is not working. Okay. So in the last lecture, we started the aromatic nucleophilic substitution reactions. For example, if you have this aromatic ring, benzene ring, having a leaving group, and then if you treat any nucleophile, then a nucleophilic substitution reaction takes place on the aromatic ring. So nucleophilic substitution reactions basically follow two mechanisms. So one, we call it as addition elimination mechanism, and other one is elimination addition mechanism. So normal SN1 and SN2 are energetically not feasible on the aromatic system, as we discussed in the case of एलिफेटिक सिस्टम. हमने एलिफेटिक सिस्टम में अल्काइल हैलाइड जो एलिफेटिक सिस्टम है उनमें डिटेल से पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो मैकेनिज्म से होते हैं आइदर बाय SN1 and SN2 mechanism. But in case of aromatic systems, the simple SN1 and SN2 mechanism is not possible for nucleophilic substitution reactions on aromatic systems. So what is the reason for one? For example, if you have an aromatic, so in case if it has a leaving group also, any chloride or bromide, when you will treat it with any nucleophile for simple SN2 reaction. फॉर एग्जाम्पल SN2 क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है. ठीक है, सिंपल एलिफेटिक सिस्टम में जहाँ पे अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक सिस्टम है, तो SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है आपका बैक साइड है और लिविंग ग्रुप सेम टाइम पे लीव करता है, वन स्टेप रिएक्शन. तो इस केस में आप ये देखें कि इसमें होता क्या है कि सिंपल जब आप रिएक्शन एलिफेटिक सिस्टम में करते हैं, जब बैक साइड से अटैक होता है तो आपकी जो कार्बन है जिस पे अटैक हो रहा है, जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप जो है वो लीव करना स्टार्ट कर देता है, और ये जो कार्बन है ये आपकी आ जाती है एक ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में. ठीक है, और ओवरऑल जो है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है. ओवरऑल inversion of configuration when your nucleophile attack at the same time when your leaving group start leaving. ठीक है, तो ये सिंपल SN2 रिएक्शन है इन केस ऑफ एलिफेटिक सिस्टम. बट यहाँ पे ये स्ट्रेन्ड रिंग है, फिक्स रिंग है, तो SN2 बैक साइड ब्लॉक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और ये ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है एनर्जेटिकली, इसलिए सिंपल SN2 रिएक्शन जो है वो आपका एरोमेटिक सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. इसके अलावा SN1 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SN1 में क्या करता है कि लीविंग ग्रुप लीव करता है और आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है. दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन. तो वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, दैट्स अ कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर होती है. यहाँ पे
कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप इन केस ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स कि आपके पास ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट बने, ये पॉसिबल नहीं है, because this is a strain fixed ring, तो trigonal planar geometry attain करना भी possible नहीं है and by any other factor, और ये delocalized भी नहीं है, hyperconjugation भी possible नहीं है. So it's not possible to follow this nucleophilic substitution reaction by simple SN1 and SN2 mechanisms. Is it fine? Yeah. You got this point? ये आवाज आ रही है आप लोगों को? Okay, so basically these two mechanism, nucleophilic substitution reactions takes place by these two mechanisms. One is addition elimination mechanism and our other one is elimination addition mechanism. So Aisha, I told के हमने पढ़ा था कि simple जो aliphatic system होते हैं, जो लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड होते हैं, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दो मैकेनिज्म से होती है, SN1 और SN2 से. SN2 में एलिफेटिक के सिस्टम में क्या होता है कि बैक साइड से अटैक होता है, सेम टाइप पे लीविंग ग्रुप लीव करता है और आपके पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें जो आप कार्बन है जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट में एक ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाती है. ठीक है, ये बात समझिए. और जबकि यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम में SN2 पॉसिबल नहीं है, बैक साइड ब्लॉक है, ठीक है, स्ट्रेन रिंग है और बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है. इसलिए एरोमेटिक की जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन रिंग के ऊपर तो SN2 मैकेनिज्म से पॉसिबल नहीं है, सिंपल SN2 से. इन द सिमिलर वे SN1 से भी पॉसिबल नहीं है कि अगर लीव करे तो जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है. तो एनर्जेटिकली इन दोनों मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर पॉसिबल नहीं होता. तो एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो इन दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है. एक को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड अदर वन इज एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. सो वी विल डिस्कस बोथ इन डिटेल कि कब कौन सा मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करता है. सो इन द फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस पैराक्लोरोबेंजीन, if you treat it with hydroxyl ion, so this is a nucleophile, so this will replace this halogen and you will get this para-nitrophenol. ठीक है, पैराक्लोरोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल और न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया लिविंग ग्रुप को, तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SNAR रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हम इनको बोलते हैं. तो अब नाउ वी विल डिस्कस के कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट करता है. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सो यू कैन सी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो फर्स्ट ऐड होता है, इट अटैक ऑन द कार्बन हैविंग लीविंग ग्रुप and you have this pi bond that is a weak bond, this will break in the favor of your carbon aromatic ring. तो जब ये ब्रेक करेगा you will get a negative charge on aromatic ring. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है you can see different resonating structures. अब ये रेजोनेट कर जाता है पूरे रिंग के ऊपर जो है रेजोनेट करता है, तो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इतना ही वो स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा. ये जो इंटरमीडिएट बनता है नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग के ऊपर आता है, इसको हम कहते हैं मेजर-हाइमर इंटरमीडिएट और मेजर-हाइमर कॉम्प्लेक्स. इज इट फाइन? तो ये जो मैकेनिज्म है कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऐड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ऐड हुआ है, बात समझिए, फर्स्ट ऐड हुआ है, इसको हम कहते हैं ये तब मैकेनिज्म पॉसिबल है जबकि पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो. अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर हुआ है आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उसको मजीद स्टेबलाइज कर देता है. उसको कैसे स्टेबलाइज करता है कि उसको डीलोकलाइज कर दे आउटसाइड द रिंग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है, मेटा पे नहीं जाता. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जब ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट हो तो ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा. तो अब फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है
और फाइनल स्टेप में व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक, सो इट विल रिमूव द लीविंग ग्रुप, इट विल रिमूव द लीविंग ग्रुप। यहाँ पे लीविंग ग्रुप को ये रिमूव कर देगा और ओवरऑल आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कौन सा हुआ? ये मैकेनिज्म है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है और फाइनल स्टेप में एलिमिनेट हुआ है लीविंग ग्रुप, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। और एडिशन जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी लिविंग ग्रुप हो और उसके ऊपर आप न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव लिविंग क्लोराइड ब्रोमाइड और आर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक नाइट्रो ग्रुप है या कार्बोनल ग्रुप है, तो आप फौरन समझ जाएं कि ये जो रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, अब जस्ट अ मोमेंट आई कैन शो यू एक पूरा मैकेनिज्म में ड्रा करके दिखाता हूं कि फॉर एग्जांपल वी हैव दिस स्टार्टिंग मटेरियल like para nitro, this chloro benzene, for example, if you have this one and here we have a nitro group, here we have a nitro group at the para position, then you can see what will happen. So O negative and this is a definitely positive, and if you treat it with the nucleophile just like hydroxyline, just like hydroxyline, so in the first step this hydroxyline, जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस मैकेनिज्म के थ्रू, आपको समझ आ जाएगा। सो दिस हाइड्रोक्सालाइन, दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन दैट हैव अ लीविंग ग्रुप। जब ये उसके ऊपर अटैक करेगा, सो दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक इन द फेवर ऑफ दिस बेंजीन रिंग, सो यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज ऑन द एरोमेटिक रिंग। सो जस्ट अ मोमेंट, सो कीप डोंट प्लीज राइट बिकॉज जब मैं लिख रहा हूँ आप राइट करते हैं तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट आपकी राइटिंग की तरफ हो जाती है। आप इसको अंडरस्टैंड करें और फिर जब समझ ना आए तो देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो फिर मैं डोंट वरी अबाउट, ठीक है, एवरी पॉइंट मैं आपका क्लियर करूंगा, इस बारे में परेशान ना हो, ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। तो यहाँ पे OH ने अटैक किया, ठीक है, ऐड हुआ। OH क्या था? एक न्यूक्लियोफाइल, and then you have a chloride over here, so you have a negative charge over here and here we have a nitro group। जो आप ये देखें कि अब नेगेटिव चार्ज जो है ये मेजरहाइमर इंटरमीडिएट बन गया, मेजरहाइमर इंटरमीडिएट बन गया। अब नेगेटिव चार्ज जितना डीलोकलाइज होगा इतना ही ये स्टेबल बनेगा, इतना ये stable intermediate banega। Now you can see in the, if you draw the resonating structure, so this negative charge will generate a double bond between these two carbon and this bond will create a negative charge on this carbon having nitro group। अब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन से एक पैरा पोजीशन पे चला गया जहां के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन withdrawing group present है, you have negative charge now over here, you have nitro over here, double bond O, and then you have O negative। So just see, okay, now you have a double bond over here, and here we have nucleophile, and on the other we have a leaving group here, this is a chloride। Now this negative charge जब उस कार्बन के ऊपर आया जहां पे नेगेटिव नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा आउटसाइड द रिंग। ये नेगेटिव चार्ज जो है आप नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएगा और डीलोकलाइज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आउटसाइड रिंग भी डीलोकलाइज हो गया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल ग्रुप। जब जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा उतना ही ज्यादा ये मेजरहाइमर इंटरमीडिएट जो वो स्टेबल बनेगा। नाउ नेक्स्ट you can see now it is delocalized outside the ring, just a moment। Now this negative charge is now delocalized
आउटसाइड द रिंग, अब ये आउट द रिंग जो है वो डीलोकलाइज हो गया। इट मीन कि इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है वो मजीद इनहांस हो गई है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन withdrawing group at the position. So you can see this was OH, that was a nucleophile, and then you have a chloride over here. So now next, this negative charge again will आप पे करेगा और चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आपके पास नेगेटिव चार्ज विल गो बैक टू पोजीशन। If I draw this one, so the negative charge now you have here, and you have OH, and now other one is a leaving group, that is a chloride, and then you have a nitro group at the para position. I will directly write now as NO2, NO2. Now in the final step, this negative charge will again generate a double bond here between two carbon, aromaticity रीजनरेट होगी। अब इन दो ग्रुप में से OH में से और Cl में से एक ग्रुप ने लीव करना है। OH तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इनमें से जो बेटर लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो क्लोराइड इज मच बेटर लीविंग ग्रुप, दिस विल लीव and you will get an overall nucleophilic substitution reaction on the benzene ring। तो आप जब भी आपका एक बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर आपके पास लीविंग ग्रुप हो और आर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा कि उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और फाइनल स्टेप में, इस स्टेप में आपके पास जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को जिसमें मेसर-हाइमर इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इज इट फाइन? दिस इज क्लियर जी? यू आर दिस everybody? Any problem? जी मोहम्मद रिजवान, आपको नहीं समझ आया? ओके, तो ये जब आपने शुरू में लेक्चर शुरू हुआ, माइक ऑन किया हुआ था, तो किसके घर में मुर्गा जो है अजाने दे रहा था? ओके, तो ये लगता है जी। तो ये इस मुर्गे को ज़बह करके मेरी तरफ भेज दें फिर आप, ठीक है? ओके, जी समैया, आई विल मेक यू क्लियर दिस पॉइंट कि आर्थो और पैरा पे होना क्यों जरूरी है। ठीक है, जस्ट लेट मी रेज दिस वन। ते जब भी इस मैकेनिज्म के थ्रू, जस्ट अ मोमेंट, आई कैन remove this one and then I will explain you so why an electron withdrawing group is necessary for this mechanism to be present at the ortho and para position. Just a moment.
ओके, सो नाउ लेट्स सी कि फॉर एग्जांपल हम आप एक रिएक्शन करते हैं और आपके पास एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, जिसमें आपके पास अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम इस पोजीशन पे अटैच करते हैं, दैट इज अ मेटा, दैट इज अ मेटा पोजीशन, दैट इज अ मेटा पोजीशन। अब आप इसको एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाएं, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, go to the ortho position. Now you will see a negative charge here, and then you have nitro group over here at the meta position. Now this is a nucleophile added in the first step, OH, and then you have a chloride. Now draw the this is a Meserheimer intermediate, this is the Meserheimer intermediate. अब इसके तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें, this will be delocalized. अब this now double bond will come here and this negative will go para to the chloro, ठीक है। अब next ड्रा करते हैं हम, now you will see here negative charge at this position, you have OH and then you have a halogen over here, leaving group, this is a right, and then we have a nitro group at the meta position to this leaving group. Now next आप draw करें, next आप जब draw करेंगे, so this will generate a double bond over here, and then this negative charge again will go to the ortho to this leaving group. जो next आपके पास resonating structure आया है वो किधर आया, ऑर्थो टू दी लिविंग ग्रुप। अब इसमें आप गौर करें कि नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर गया ही नहीं जहां के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, जब वहां पे जाएगा ही नहीं तो उसको आउटसाइड रिंग डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, मतलब है उसको इंटरमीडिएट को फर्दर स्टेबल नहीं कर पाएगा। अब बात, ठीक है, तो आप ये देखें कि अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे, तो अब ये इसको आप गौर से देखें कि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आए ही नहीं है आफ्टर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जब उस कार्बन पे आएगा ही नहीं तो उसको डीलोकलाइज भी नहीं कर पाएगा आउटसाइड द रिंग, जब डीलोकलाइज नहीं करेगा तो इस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा फर्दर। नाउ यू गॉट दिस पॉइंट, नाउ इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई we say negative charge after the first attack सिर्फ दो पोजीशन पे जाता है, एक आर्थो पे और एक पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल आर्थो और पैरा पे होगा तो उसको डीलोकलाइज करेगा, अदरवाइज मेटा पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now you can see here this is Meserheimer, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप जो है वो अफेक्ट नहीं करती। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट अटैक में जब लिविंग ग्रुप सेकंड स्टेप में आखिरी स्टेप में रिमूव होता है जो कि फर्स्ट स्टेप है और नॉट रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसलिए लिविंग ग्रुप की नेचर जो भी होगी वो इस पे आपके ऊपर रिएक्शन पे डिपेंड उस पे नहीं करता। लेकिन जब हेलो के केस में फ्लोराइड अटैच हो तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है कि जब फ्लोराइड अटैच हो तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। जस्ट लेट मी ड्रॉ वन एग्जांपल कि यहाँ पे यू हैव अ फ्लोरो ग्रुप और एक्स है, एक्स कोई भी है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, और पैरा पे और आर्थो पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इट मीन कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू, बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट स्टेप में अटैक करना है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज अ हाई एनर्जी और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, तो जब फ्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा विड्रॉ करता है। दिस इज अ मोर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो जाती है, और ये अटैक फास्ट होता है जब फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। जब ये फास्ट अटैक होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इज इट फाइन? यू गॉट दिस पॉइंट? जी। तो now you can see here, you can see in this case कि आपके SN1 को कंपेयर किया गया, सिंपल SN1 SN2 को कंपेयर किया गया न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो ये एलिफेटिक के सिस्टम में होते हैं कि आपके पास ये फ्लोराइड प्रेजेंट है, तो फ्लोराइड जो है वो बैड लीविंग ग्रुप है, फ्लोराइड इज अ बैड लीविंग ग्रुप। तो SN1 में इसने लीव करना है, फर्स्ट स्टेप में लीव करना है, तो ये अगर बैड स्लो लीव करेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। SN2 अगर रिएक्शन हो रहा है और उसमें क्या करना है कि फाइल ने सेम टाइम पे अटैक करना है, जबकि लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा, तो फ्लोराइड के केस में वो भी स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन सिंपल एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ये लीव नहीं करता, फर्स्ट स्टेप में लीव नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है उस कार्बन के ऊपर। तो फ्लोराइड के केस में फास्ट अटैक और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। और फ्लोराइड चूंकि बैड लीविंग ग्रुप है, लेकिन वो एरोमेटिक के केस में उस स्टेप में लीव कर रहा है जो कि नॉन रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसलिए इसका एज ए लीविंग ग्रुप जो नेचर है वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। इज इट फाइन? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? दैट्स फाइन। ओके, तो नाइट्रो ग्रुप जो है ड्रॉ करता है रेजोनेंस एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अगर आप नाइट्रो ग्रुप लिखें, एक नाइट्रो ड्रॉ करें, just draw the resonating structures. So this is electron withdrawing by resonance. This is electron withdrawing by resonance. So you see now this will hit a double bond between the carbon nitrogen, and this negative charge will go to the oxygen, other oxygen. आवाज अभी नहीं आ रही आपको? ये अभी डिस्टॉर्शन है? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? करें, just draw the resonating structure. Now you can see that positive charge will go to the ortho position, this nitro compound, to this nitro compound, the O negative, and then O negative, and here you have a positive charge. So आप तमाम जी
जी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, now let's move forward. So you can see these are the some of the examples. So electron withdrawing group stabilizes the Meserheimer complex. ठीक है, आप सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और अगर आप इसको OH नेगेटिव से ट्रीट करें और मोर देन 200-300 टेम्परेचर पे रिएक्शन करें तब भी रिएक्शन नहीं होगा। OH इस क्लोराइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। जबकि अगर आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पोजीशन पे और आप न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव से रिएक्ट करें तो इवन 130 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाता है, 130 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाता है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप जो है वो इन्हांस करते जाएं, यानी आर्थो पे पैरा पे भी प्रेजेंट हो या तीनों पोजीशनों पे जो एक्टिवेटेड पोजीशन है वहां पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो रिएक्शन देख वेरी लो टेम्परेचर पे हो जाता है। अगर एक नाइट्रो हो तो 130 डिग्री पे, दो नाइट्रो हो तो 100 डिग्री पे, और अगर तीन नाइट्रो हो तो इट इज सो मच एक्टिवेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि 35 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि आप देखें कि आप जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। जब यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज जब इस कार्बन पे आए तो ये भी इसको डीलोकलाइज कर देगा आउटसाइड द रिंग, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा यानी कि इस केस में आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं मेजर कम्प्लेक्स वो बहुत ज्यादा बनेंगे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इतना ही इंटरमीडिएट वो ज्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? आपने एक नाइट्रो अटैच करके OH को अटैच करके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर दो नाइट्रो ग्रुप अटैच करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर नाइट्रो ग्रुप अटैच करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, मेजरहाइमर कॉम्प्लेक्स बनाएं। ठीक है, मेजरहाइमर कॉम्प्लेक्स बनाएं आप। ये नेगेटिव चार्ज विल गो हियर एंड ओनली वन नाइट्रो फॉर एग्जांपल इज प्रेजेंट। ठीक है, ओनली फर्स्ट एक नाइट्रो ऐड करके उसके तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपने ड्रा करने हैं। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव here, here and here OH negative, so this is a Meserheimer complex and here you have a chloride। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर दो नाइट्रो अटैच करके मेजरहाइमर कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर तीन नाइट्रो ग्रुप अटैच करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो यू विल सी कि इस केस में जो मेजरहाइमर कॉम्प्लेक्स होगा उसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यू नो अबाउट जितने ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी इतना ही वो इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा इतना ही इजीली जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो फिजिबल होगा और मैकेनिज्म होगा। दिस मैकेनिज्म विल बी एन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इज इट फाइन? जी जी, एनी प्रॉब्लम? यू आर राइटिंग क्विकली क्विकली। आप अपना माइक ऑन कर लें, जो टाइप कर रहे हैं माइक ऑन कर लें, आप माइक ऑन अगर हो सकता है यू कैन स्पीक। जी डीलोकलाइज, जी जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करेगा तमाम पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर जाएगा, तमाम पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर जाएगा। जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा उतना ही ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा इतना ही
आपका उसका करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो होगी और इतना ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा। इज इट फाइन? जी, जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो ये डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इट विल गो टू नाइट्रो, देन गो बैक, गो टू द अदर पोजीशन, देन इट विल गो अदर पोजीशन। तो डीलोकलाइजेशन जो है वो एट द सेम टाइम तो डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन ये डी नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होगा। फर्स्ट इट विल गो हियर, देन कम बैक, go to the para position, delocalize to the other nitro group, then it will go to other ortho position and delocalize on that one. Is it fine? Is it fine? Okay, now so now increasing activity आप ये सेम है, जब एक नाइट्रो हो, दो नाइट्रो हो और तीन नाइट्रो, अगर फ्लोरो हो तो इवन रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। फ्लोराइड के केस में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो बहुत फास्ट होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ऑन द कार्बन हैविंग फ्लोराइड एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ये भी कर रहा है, पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है यहाँ पे मोर इजीली होता है। जब नाइट्रो भी आप इंक्रीज कर रहे हैं और फ्लोराइड एज ए लिविंग ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी टुवर्ड दी nucleophilic substitution reaction. So this is just the comparison of the reactivity of this compound towards the nucleophilic aromatic substitution reaction. Now you can see here, this is one of the example. This is a fluoronitrobenzene. So if you react it with methoxide, methoxide is a very powerful nucleophile. So just heat it. So it will replace the fluoride and nucleophilic substitution reaction will take place. So mechanism जो है, आप जब भी देखें कि एक लीविंग ग्रुप है और आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा। ठीक है जी। Now you can see here, for in the first step you have loss of leaving group gives the product. So in the final step, ये जो this is the final step में नेगेटिव चार्ज अगेन रीजनरेट एरोमेटिसिटी करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, द लॉस लिविंग ग्रुप गिव्स द प्रोडक्ट। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट ऑफ फिनोल इज एसिडिक। आपको पता है फिनोल जब बनती है और ये एसिडिक है और आपके पास कंडीशन क्या है, बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया है, तो ये फेनॉक्साइड के तौर पे एग्जिस्ट कर, तो इसको फाइनल प्रोडक्ट गेन करने के लिए आप इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, then you will get the final product. So after reaction is complete, acid would be added to reprotonate the phenol. क्योंकि आपने जो ये रिएक्शन किया है, ये this is in the presence of just go sorry other one, this one. So आपने ये जो रिएक्शन किया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में किया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन फिनोल बन जाएगी, आपके पास यहाँ पे क्लोराइड है, you have a nitro group at the position with a sodium hydroxide and OH negative nucleophile। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके रिएक्शन मिक्सचर की जो कंडीशन है वो बेसिक है। जब बेसिक है तो जी स्टिल यू हैव वॉइस प्रॉब्लम। आमना बीबी, आप इस्लामाबाद में, आप किस सिटी में? जी आप रावलपिंडी में, रावलपिंडी में आवाज क्रॉस नहीं कर रही जी। सबको वॉइस प्रॉब्लम है? ओके ओके, इट मीन आपके इंटरनेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आ रहा है, बाकी लोगों को क्लियर है आवाज। सो नाउ जस्ट गॉट माय पॉइंट कि आपने इसको रिएक्शन किया, रिएक्शन आपने किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम
हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, जिसमें OH नेगेटिव ने एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करना है। तो ओवरऑल आपके रिएक्शन की कंडीशन, ये रिएक्शन हो जाएगा, OH रिप्लेस कर देगा। चूंकि रिएक्शन कंडीशन आपके पास बेसिक है, तो ये फिनोल वीक एसिड है, तो ये प्रोटॉन जो है फेनॉक्साइड, ये प्रोडक्ट जो है ये फेनॉक्साइड के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। तो आपने जब फाइनल प्रोडक्ट गेन करना है तो इसमें आप लिटिल बिट एसिड ऐड करेंगे, न्यूट्रलाइज होगा एंड इट विल रीगेन द प्रोटॉन। यहाँ पे ये प्रोटॉन को रीगेन कर लेगा एंड देन यू कैन आइसोलेट योर फाइनल प्रोडक्ट। इज इट फाइन? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, now this reaction you can see, this is a amine has nitro has a lone pair. It can also act as a nucleophile, so you have this activated compound. The two nitro presents, nitro groups are present at ortho and para position. You have a leaving group, so this reaction will works very well. Just by heating you will get the nucleophilic substitution reaction, और चूंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ है। आफ्टर द अटैक ऑफ दिस नाइट्रोजन NH2 गेट पॉजिटिवली चार्ज, तो आप इसको डीप्रोटोनेट करने के लिए बेस से ट्रीट करेंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट on this starting material. So this is one of the example of the nucleophilic substitution reaction, and this reaction takes place by addition elimination mechanism. Now this is para. जब para पे भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, you can see negative charge will go to ortho position, then it will delocalize to the para position. अब para position पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको आउटसाइड रिंग delocalize कर देगा। जब delocalize करेगा, when it will reverse back, negative charge will again go to this ortho position. Now आप क्या करेगा कि ये इसको अगेन एरोमेटिसिटी रीजनरेट करेगा और फाइनल स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा एंड यू विल गेट ओवरऑल द फाइनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दी कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो आप देखें कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है जहां के ऊपर आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। So negative charge is never delocalized on the nitro group. तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव चार्ज आउटसाइड, जिस तरह यहाँ पे delocalize हो गया नाइट्रो ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे delocalization पॉसिबल ही नहीं है on the nitro group। इसलिए जब भी नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप के प्रेजेंट हो तो वो इंटरमीडिएट को एक्टिवेट नहीं करता, स्टेबलाइज नहीं करता। Is it fine? Now so is it so this one also possible कि मेजरहाइमर अगर आप इस केस में करें तो यहाँ पे इतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज की कि इसकी स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट कितनी एनहांस हो जाती है कि इसको इजीली आइसोलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, इस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके डिटेक्ट किया जा सकता है। दैट इज कंफर्म कि यही इंटरमीडिएट बनता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो मैकेनिज्म हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो in some cases stable, ये इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है because of the so much delocalization। तो जितनी ज्यादा delocalization होगी इतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा और उसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा। इसको आप रिमूव करके डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कंफर्म कि आपका जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है वो अटैक होता है इस आपके पास उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे लीविंग ग्रुप है। एथोक्साइड इज अ लीविंग ग्रुप एंड देन दिस इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड, इट कैन बी डिटेक्टेड। जब ये डिटेक्ट हो जाता है तो हमने जो मैकेनिज्म ड्रॉ किए हैं लाइक दिस वन, ये कंफर्म कर देते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से होता है और मेजरहाइमर कॉम्प्लेक्स ही बनता है इसके अंदर। सो नाउ अदर मैकेनिज्म कि अगर आपके पास एक जो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने ड्रा किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आप एरोमेटिक रिंग के ऊपर करें और उसके आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो डेफिनेटली एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा
हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, जिसके ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए या तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेसिक कंडीशन चाहिए होती है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, हाई हाई ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अब ये जो मैकेनिज्म है ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि ये एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म इसको कहते हैं, जिसके अंदर बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट बनता है, बेंजाइन जो है वो एज इंटरमीडिएट बनता है। जो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर मेसरहाइमर इंटरमीडिएट बनता है, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर ना हो और ये रिएक्शन तब भी होता है और ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, लेकिन अब जो मैकेनिज्म है वो है बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग कंडीशन करते हैं तो फिनोल बनती है, चूंकि बेसिक कंडीशन है फेन ऑक्साइड ये सोडियम साल्ट के तौर पे एग्जिस्ट करता है, इसको आप न्यूट्रलाइज करते हैं, यू विल गेट एसिटिक के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यू विल गेट अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज अ फिनोल। Now let's move forward. So इसमें बेसिकली होता क्या है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में, कि इसमें चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो इसके जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ दिस हैलोजन, तो ये एसिडिक एनफ होते हैं कि जब आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो ये इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं, एंड दिस बॉन्ड बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन इट विल बी जनरेट अ नेगेटिव चार्ज कार्बिनाइन टाइप बनता है, दिस कार्बिनाइन विल क्रिएट अ ट्रिपल बॉन्ड एंड लीविंग ग्रुप विल लीव, और आपके पास ये बेंजाइन बनता है, क्या बनता है, बेंजाइन बनता है, एंड देन इन द सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कार्बन के ऊपर, and this bond will break and this will pick up a proton from the reaction mixture and you will get an overall nucleophilic substitution product। कि आपके पास लीविंग ग्रुप को एक न्यूक्लियोफाइल ने रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन इसमें फर्स्ट केस में एलिमिनेशन हुई है, फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हुई है और सेकंड स्टेप में एडिशन हुई है, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज अ बेंजाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन। सो हाउ वी कैन कंफर्म कि वाकई बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट बनता है या नहीं बनता है, सो वी कैन डू इट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस कंपाउंड विदाउट ऑर्थो हाइड्रोजन, तो अगर ऑर्थो हाइड्रोजन ना हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों एक लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस से आप इसको रिएक्शन भी करें तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब है कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो जब ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है तो देयर विल बी नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज इट फाइन? सो अनदर वी कैन कंफर्म इट by another mechanism कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिंपल क्लोरोबेंजीन है और वो कार्बन जहां पे हैलोजन अटैच है, आपको आवाज आ रही है, लेट मी कंफर्म, जी आ रही है आप लोगों को, जी ओके नाउ इट्स फाइन, कि वो कार्बन जहां पे आपका लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो कार्बन आप आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन लें, जस्ट जी, now this carbon where this leaving group is present, now this is a isotopically labeled carbon 14, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि आपके पास बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस, जी एनी प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ठीक है, प्रोटॉन को रिमूव करेगा एंड यू विल गेट दिस कार्बिनाइन टाइप स्ट्रक्चर, जस्ट अ मोमेंट लेट मी ड्रॉ, आपके पास एक कार्बिनाइन बनेगा, यू हैव
this one. Here now you have a negative charge, and this is a leaving group, that is a chloride, and this carbon is isotopically labeled. This is isotopically labeled. Now next step में क्या होगा कि ये negative charge will help leaving group to leave और triple bond बनेगा. This is not a pure triple bond basically. This I will explain you later. यहाँ पे बेंजाइन बन जाएगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजाइन. अब फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन हुई है. सेकंड स्टेप में आपके पास NH2 है, सोडियमाइड है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर. आप देखें ये दोनों कार्बन है, दोनों इक्वल चांसेस हैं. तो या तो ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर या ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर. ठीक है. अगर बेंजाइन बनता है और तब पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये 50-50% में दो प्रोडक्ट बनेंगे. एक में जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैच है जो आइसोटोपिकली लेबल्ड है, और दूसरा जो है 50% प्रोडक्ट वो बनेगा जो ऑर्थो पोजीशन पे है टू आइसोटोपिकली लेबल्ड कार्बन के. अगर ये दोनों बनते हैं तो ये कंफर्म करते हैं कि बेंजाइन वाकई ही इंटरमीडिएट बनता है एज ए in this reaction, that is a elimination addition mechanism. तो अगर ये दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू हो जो पहले हमने पढ़ा है, तो न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है. NH2 इसके ऊपर अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और 100% यही प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसके ऊपर के न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के ऊपर अटैच हो जो आइसोटोपिकली लेबल्ड है. लेकिन चूंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता फर्स्ट स्टेप में, पहले बेंजाइन बनता है. अब दोनों कार्बन जो है आइसोटोपिकली लेबल्ड और उसके साथ वाली दे आर इक्वल, they are identical. Now it's equal chances for the nucleophile to attack either at this carbon, which is where the leaving group leave, and ortho to this leaving group carbon that is isotopically labeled. तो दोनों प्रोडक्ट 50-50 बनते हैं. That confirms that during this nucleophilic substitution reaction benzene is formed as intermediate. और ये मैकेनिज्म जो है वो बेंजाइन तभी पॉसिबल है बनना जबकि एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म हो. ठीक हो गया? इज इट फाइन? ओके. नाउ आई थिंक ओनली 5 minutes left to break this. कि अगर आपके पास पैराक्लोरोटोलीन है, तो अगरचे आप ये देखें अगर इसके बाद सोडामाइड से रिएक्शन करें NH2 नेगेटिव विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. हाँ जी, ये लोग जा रहे हैं, लोग लॉग आउट हो रहे हैं क्या? चले हम ब्रेक करते हैं फिर